यार ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है, ठीक है। उस वीडियो में यार 3-4 एक इम्पोर्टेंट का कॉल आ रहा था, तो 3-4 कॉल कंटिन्यू आ रहे थे, तो फिर कॉल रिसीव कर लिया तो वीडियो ही कट गया। तो वो तो हरियाणा स्पेसिफिक था, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया। इसमें मैं इंडिया की बात करूँगा, नेशनल इंटरनेशनल बात करूँगा मैं, ठीक है। तो यार देखो भाई लोग, सबसे बुरा दिन है आज, काफ़ी बुरा दिन है। इस चीज़ को मानो आप लोग, क्योंकि एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ताइवानीज बेस्ड कंपनी है। इन्वेस्टमेंट अमेरिकन का है, टेक्नोलॉजी अमेरिकन का है, कंपनी ताइवान की है, काम चाइना में करती है, ठीक है। तो एक कंपनी है फॉक्सकॉन करके कंपनी है। तो उसका वेदांता और फॉक्सकॉन का एक डील हुआ था सेमीकंडक्टर भारत में बनाने का, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है रिसर्च एंड डिजाइनिंग प्रोसेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक होता है टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, और चौथा होता है पैकेजिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इंडियन हर स्टेज में लागू घुसे हुए हैं। हाँ, टेस्टिंग और रिसर्च में कम है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कम है, ठीक है। टेस्टिंग और डिजाइनिंग में कम है, मैन्युफैक्चरिंग में भी कम इंडियन है, आपको प्रोडक्शन में है, और पैकेजिंग में ज़्यादा है इंडियन। लेकिन इंडियन हर 4 स्टेज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का। रिसर्च एंड डिजाइन R&D है पहला। दूसरा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन। तीसरा है टेस्टिंग। चौथा है आपका पैकेजिंग, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के। तो ये जो प्रोडक्शन वाला स्टेज है वो वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर भारत में लगाने जा रहा था, ये स्टेज। लेकिन बड़ा दुख है यार कि 19.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हमारा जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था, उसको फॉक्सकॉन कंपनी ने कैंसिल कर दिया। और वो क्यों कैंसिल करा, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जो अमेरिका की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, लेडीज हैं, और वो अभी आपको चाइना में है। और चाइना में उन्होंने जा करके चाइनीज लोगों को कंसोल करा, पैसिफाई करा कि अजी आप तुसी ये ले लो, क्या कहते हैं, ताइवान पे कब्जा कर लो, मैंने कुछ नहीं कहना, तुसी ताइवान पे अटैक कर दो, मैंने कुछ नहीं कहना, तुसी जो कहोगे असी कबूल है। अमेरिकन ने जाकर के चाइनीज लोगों को कहा। अब ये चाइनीज ने सबसे पहली डिमांड रख दी कि जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो अमेरिका की कृपा से चाइना से वो हिंदुस्तान में जो शिफ्ट हो रही है फॉक्सकॉन की 19.6 बिलियन डॉलर का, उसको कैंसिल करवाओ, पहली शर्त रख दी। और चाइनीज जानते हैं कि दोगले टाइप के लोग हैं, तभी कोई बात आगे बढ़ पाएगी। तो इन्होंने तो जुबानी खर्च कर दी, लेकिन चाइना हार गया कि नहीं, हमको उसका रिजल्ट चाहिए। तो आज कंपनी ने उसको क्या प्रेस रिलीज कर दिया कि हम नहीं जा रहे हैं इंडिया में। अमेरिका वेस्टर्न कंट्री वैसी कंट्री है, वैसे दोगले मुल्क है। ये जो व्हाइट रेस के लोग हैं, इन पे भरोसा नहीं कर सकता। ये दोगले टाइप के लोग होते हैं, 2 मुंह होते हैं, 2 तरह की बातें करते हैं। अभी मोदी जी को USA में ग्रांड वेलकम दिया, ठीक है। अभी उनका नेवल शिपयार्ड का लॉन्चिंग होने वाला था, काटसा। ये एग्रीमेंट तो ऑलरेडी पहले से है, तो लॉजिस्टिक हमारा वो यूज कर सकते हैं USA वाले। लेकिन अभी था कि उसका टेस्टिंग, प्रोडक्शन नहीं, टेस्टिंग, रिपेयरिंग, ये सब अमेरिकन नेवल बेस का इंडिया में होने वाला था। तो काफ़ी खुशी की माहौल था यहाँ पर कि चलो अमेरिकन नेवी का यहाँ पर आ रहा है, बेस आ रहा है, तो हमें भी काफ़ी फायदा होगा, हमें, हमारे इंजीनियर को भी काफ़ी सीखने को मौका मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी। फॉक्सकॉन ने वादा कर दिया था कि 19.6 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका भी हमें काफ़ी खुशी था। लेकिन है ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए।
ये जो वेस्टर्न कंट्री है ना, बड़ी दोगली कंट्री है, बहुत दोगली कंट्री है। ये किसी के सगे नहीं हो सकते, समझे। अब यूक्रेन वार करा करके यूरोप को डरा दिया अमेरिका ने कि नाटो में रहो, नाटो को बजट भेजते रहो टाइम टाइम पर, नहीं तो रसिया खा जाएगा तुमको, चाइना खा जाएगा, समझे। दूसरा, जो एनर्जी डिपेंडेंट था रसिया के ऊपर यूरोपियन कंट्री का, उसको ख़त्म करवा दिया, समझे, अमेरिका ने। अमेरिका बहुत दुगला मूर्ख है। और ये जो बाइडेन आप देख रहे हो ना, बाइडेन नहीं गवर्न कर रहा है व्हाइट हाउस को, ओबामा का 3rd टर्म में है। और ये बहुत शातिर आदमी है, प्रो चाइना आदमी रहा शुरू से। चाइना का जो आप ग्रोथ देख रहे हो इंडस्ट्री सेक्टर में, इस नमक हराम, इस हरामी के चक्कर में, सॉरी टू से यूज वर्ड हरामी, इसके कारण ही चाइना का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है वो चाइना में शिफ्ट हो गया अमेरिका से, इसी के कारण, ओबामा के कारण। ये बहुत गंदा आदमी है। भारत के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं, एज ए इंडियन बोल रहा हूँ मैं, अपनी दिल की बातें बता रहा हूँ। बड़े माथाचूट टाइप के लोग हैं यार ये वेस्टर्न कंट्री। ये क्या कर रहे हैं कि ये सिखों को हमारे खिलाफ यूज करते हैं, इंडियन मुस्लिम को हमारे खिलाफ यूज करते हैं। बाहर जा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनवा दी है मुसलमानों की, जो बाहर पढ़े लिखे मुसलमान जो डॉक्टर इंजीनियर बन के जाते हैं बाहर, वो मोदी विरोध करते करते देश विरोध में भी शामिल हो गए हैं। सिख ये नमक हराम जो खालिस्तानी है, ये वहाँ यहाँ से जाते हैं वीज़ा लेकर के, वहाँ जाके बोलते हैं कि भारत में हम सिखों पे अत्याचार होता है, हमें प्रोसिक्यूट किया जाता है। जबकि जितना सिखों की इज्जत हम करते हैं ना, उतना तो अपने हिंदू भाई लोगों को भी नहीं करते हैं। आपस में तो हम जातियों के नाम पे लड़ते रहते हैं हिंदू जो है, लेकिन सिखों की इज्जत करते हैं। लेकिन होता है ना कि कुछ कुत्तों को घी हजम नहीं होती है, तो ऐसे कुछ कुत्ते हैं सिख कम्युनिटी में जो खालिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनको पता नहीं कि इनका मार का भूचा बना दिया जाएगा। अभी गलत फहमी में हिंदुस्तान को तोड़ देंगे, किसी माई के लाल में दम नहीं है, समझे, कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सके। ये गांधी और नेहरू का देश नहीं है, मोदी का देश है, योगी का देश है, समझे। यार जो 25-30% हिंदू है यही काफ़ी है, 80% हिंदुओं को आने की जरूरत नहीं है। 25-30% हिंदू जो है ना ऐसे हिले हुए हैं यहाँ से। अब तुम्हारे लव जिहाद, लैंड जिहाद, दुकान जिहाद, खालिस्तान, ये सब देख देख के पक गए हैं 10 साल से सोशल मीडिया पे। तुम लोगों का नौटंकी देख देख कर गलती से भी दिमाग में भी मत लाना देश तोड़ने की बात, समझे। नमक हरामो, गद्दार, जाहिल कौम। ये साले खालिस्तानी ज़्यादा का ट्रक ड्राइवर, ऑटो चलाते हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। साले पढ़े लिखे तो होते नहीं है, साले बहन चो 9वीं फेल 8वीं फेल, 80 तुसी लौरा लहसुन जूसी तुसी जो जाहिल कौम। खून खोलता है इन हरामियों को देख करके। सैन फ्रांसिस्को में हमारे एम्बेसी को जो हमारा काउंसिल है वहाँ पर इन्होंने आग लगा दिया था, तिरंगा को हाथ लगाया था। बहन चो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से तुम्हारी माँ बहन की इज्जत लूट करके काट करके फेंक देते हैं, और वहाँ से ये क्या कहते हैं तिरपाल लेकर के इंडिया में आते हो, पंजाब में सेटल होते हो, इंडिया के दूसरे पार्ट में जाते हो, बहन बेटी उठा के ले जाते हैं। एक सब बोलते हो खालिस्तानी हो तुम उनके खिलाफ, खालिस्तान चाहे वो भी इंडिया के अंदर। जाहिल गंवार। महाराजा रणजीत सिंह से पहले मराठाओं ने पेशावर तक जाकर के कब्जा करके रखा हुआ था। अफगानों को मार के भरता बना दिया था मराठाओं ने। क्या इतिहास पर तुम साले पढ़े लिखे तो होते नहीं, वो 9वीं फेल 8वीं फेल। खालिस्तान चाहिए तुम्हें, सुअर की औलादो। ये साले खालिस्तानी है ना, ये शेख रशीद और इमरान खान के बाई प्रोडक्ट है। कुत्तों को घी हजम नहीं होती, हिंदू इनकी इज्जत करते, इनको हजम नहीं होता है। अरे यार हिंदू भी चूती है। बप्पा रावल भूल जाते हो तुम लोग, मराठाओं को भूल जाते हो तुम लोग, आपस में जातीय द्वेष के कारण एक दूसरे से नफरत करते हो। रणजीत सिंह क्या 8 से 10 साल शासन किया है, उसके पहले मराठाओं ने पूरा अफगानों की मां बहने करके रखी हुई थी। सिख कहां से आए? हिंदुओं से तो सिख बने हैं जाकर के। कितने सलमान जाके शमशेर बना है, सुरेंद्र ही जाकर सुरेंद्र बना है, अमर ही जाकर अमरिंद्र बना है। किसने अमानुल्लाह खान जाकर के अमरिंद्र बनना है? सारे हिंदू के
हिंदुओं का घर से लड़के गया सिख पगड़ी बन के सिख बने हो। साले जाहिल गंवार कौम, खालिस्तान चाहिए तुम्हें, सुअर की औलादो। सॉरी यार, मैं बहुत ज़्यादा भावुक और डिस्टर्ब हो गया था। इन नमक हरामों का हरकतें देख देख के मेरा मूड ऑफ हो जाता है। ये चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये हमारे हिंदुस्तान के फॉल्ट लाइन का है। ये भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण, ये खालिस्तानी, ये जिहादी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, अर्बन नक्सल, रवीश कुमार पांडे जैसा पत्रकार जिसको आप रवीश कुमार कहते हो, ये सब इंडिया का फॉल्ट लाइन है। JNU जैसा यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी है जहां से कांग्रेसियों ने पहले से ही हमारे नमक हरामों को और सांपों को दूध पिला के पैदा कर रखा है। ये हमारे फॉल्ट लाइन है। इसको चाइना फीड कर रहा है, चाइना यूज कर रहा है ISI के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू। चाइना का MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान के थ्रू ये सब मैनेज कर रहा है। आप देखते हो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल आते हैं भारत के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सब चाइनीज फंडिंग होती है, समझे। आप लोग बहुत सब चीज़ों से नहीं जानते हो। और हमारी एजेंसी कितना अच्छा काम कर रही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्टाफ सब पर मेहनत कर रहे हैं बाहर में। आई सैल्यूट टू देम। इस भारत माँ को आप पे गर्व है। और जो सिख, जो मुसलमान देशभक्त है, आई ऑल्सो सैल्यूट यू। न इस मुल्क को प्रॉब्लम है हिंदुओं से, न मुसलमानों से, न सिखों से। इस मुल्क को सिर्फ प्रॉब्लम है गद्दारों से, नमक हरामों से, एहसान फरामोश से, समझे। अरे गद्दार कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। तुम्हारी जिस बयान से देश की सर झुकता है वो डिसाइड करेगा। राहुल गांधी का बयान, इमरान खान यूनाइटेड नेशन में जाकर के राहुल गांधी के बयान को कोट करता है। वो ये गद्दार है, एंटोनियो माइनो का बेटा। सुकन्या देवी, गूगल पर जाकर सर्च करो, सुकन्या देवी से राहुल गांधी का क्या रिश्ता था। ये रेपिस्ट है। और हमारे कुछ भाई लोग हैं हरियाणा के, अभी भी कांग्रेस को समर्थन करते हैं। उनको हुड्डा को, किसी को हुड्डा को सीएम बनाना है, किसी को अमरिंदर कप्तान अजय यादव को सीएम बनाना है। ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। ये कांग्रेस, मेरे दिल में कांग्रेस के लिए इज्जत है। मैं इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी तक के कांग्रेस की बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन ये जो मंद बुद्धि है, जिसको राकेश टिकैत, कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव जैसे लोग चलाते हैं, इस कांग्रेस को मैं देखना सुनना पसंद नहीं करता, समझे। लेकिन डेमोक्रेसी आपकी आजादी है, जहां वोट करो। इस देश में तो हाफिज सईद खड़ा होगा, उसको भी वोट मिलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम खड़ा होगा तो यहां के लोग ऐसे हैं कि उनको भी वोट करेंगे। कि नमक हरामों का, गद्दारों का भूमि भी तो रहा है। वीर जन्म लिए तो नमक हराम गद्दार भी तो है। तो ऐसे 600 साल 700 साल कोई गुलाम थोड़ी रहता है मुल्क। 10 करोड़ से ज्यादा 712 में सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, 712 AD। उस समय 712 से लेके 2022 तक 10 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे लफ्ज़ जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे राज्य के लिए हो। 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं। कोई यूनाइटेड नेशन में इसकी चर्चा होती है? क्यों नहीं होती है? कि हमारे जो नेहरू जी थे, बड़े आदर्शवादी थे, उन्होंने पूरा ISI का स्लीपर सेल तैयार कर दिया इंडिया के अंदर। सेकुलरिज्म के नाम पर देश को खंड खंड करके रखा हुआ है, अंदर से खोखला बना के रखा हुआ है। 10 करोड़ आप समझ सकते हो? बहन बेटियों का इज्जत उतार गया, मारा गया, काटा गया। इराक के, अफगान के बाजारों में बेची गई हमारी बहन, माँ बहनें। खून नहीं खोलता आपका,
फिर भी आप जातियों के नाम पर आपस में लड़ते रहते हो। भाषा के नाम पर बिहारी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, तेलुगु स्पीकिंग, लड़ते रहते हो आप लोग आपस में। कैसे बचेगा देश? कैसे संस्कृति बचेगा? कैसे धर्म बचेगा? जब सब कोई अपनी जाति का स्वार्थ लेकर बैठ जाएगा, देश कैसे चलेगा? ये मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, अगर कोई देखे तो सर, 746 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, जिसमें से 24 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर हमारे नेपाल से लगता है, और वो एकदम पोरस बॉर्डर है, एकदम लिबरल है, कोई भी अंदर आ सकता है, जा सकता है। पाकिस्तान की गौरव 4 बच्चा लेके घुस गई इसमें। उस 24 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 42% से 58% तक है। कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। जाली करेंसी, अफीम, चरस, गांजा, बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर, फेक करेंसी, ये सब प्रोडक्ट है। आप नेपाल सरकार से बात करके इनका सोल्यूशन करिए। मालदा की स्थिति देखो जाके, मुर्शिदाबाद देखो जाके, बंगाल के अंदर चिकन नेक जो कहा जाता है, वहां पे बसे हुए कितनी मुस्लिम आबादी है वहां पे। कितना चैलेंज है मुल्क के अंदर। तो मणिपुर वायलेंस क्या है? चाइना का किया हुआ गेम है। G20 समिट होने वाला है, क्या करना चाहते हैं हमारे मैटर को। आज जब से गलवान में इनकी सुताई हुई है, कोई कहता है 36 मारे गए, कोई करता है 100 मारे गए चाइनीज। चाइना खुद क्लेम करता है कि 4 मारे गए, जबकि आज तक क्लेम नहीं किया था। पहले तो मना कर दिया था, धीरे धीरे 1 कहा, फिर 3 कहा, फिर 4 कहा। और चाइनीज जो XPLA सोल्जर है, जो अमेरिका में जाके सेटल हो गया, उसने क्लेम किया कि 110 से ज्यादा चाइनीज मारे गए हैं। तब से चाइना ISI के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस, CIA, MI6, इन लोगों ने आंख बंद कर, MI6 जो UK का इंटेलिजेंस है, आंख बंद करके रखे हुए हैं। तो ये भी चाहते हैं कि एशिया में कोई दूसरा चाइना का ना हो। भारत को पीछा देखना चाहते हैं ये लोग, ये दोगले अमेरिकन UK वाले। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि हमारे लोगों को जागरूक करो। FBI जैसा हमारे यहाँ एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। CBI लोग कहते हैं, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन बहुत सारे स्टेट में एक लिमिटेड है। FBI के तर्ज पर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसको पी चिदम्बरम साहब ने 2010-11 में प्रपोज किया था। NCTC, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेल, चिदम्बरम साहब ने प्रपोज किया था। वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, शायद 2009 या 10 में, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, ईस्वी यही है, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, और जितने भी रेडिकल खालिस्तानी है, इंक्लूडिंग सिमरनजीत सिंह मान, जो सांसद अकाली दल का, इसके बयान देखो, आपका खून खोल जाएगा। रेडिकल जिहादी है, नक्सली है। रवीश कुमार जैसे इनका फंडिंग का जांच करो। पत्रकार आए, रवीश कुमार जो है हमारे मोतिहारी का ही, हमारे साइड का ही है। साइड मतलब कि हमारे जिला का है। हमारे घर से कम मान के चलिए, ये इसका घर 25 से 30 मिनट है, 25 से 30 मिनट का रास्ता है रवीश कुमार का, जो NDTV वाला है, ठीक है, मोतिहारी का ही है। इसका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है, ठीक है। ऐसे पत्रकार, इनकी फंडिंग जांच करो और इनको उठाओ और NSA लगाओ, और इनको रखो अंडमान या तमिलनाडु, जहां गर्मी ज्यादा हो, उस टाइप के जेल में, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, समझे। देश के खिलाफ अगर कहीं भी आवाज उठे, उसको छोड़ो मत। अमेरिका में तो नाम देख के पैंट उतरवा देते हैं। एक पाकिस्तान का XPM था,
गया अमेरिका अपने पर्सनल काम से, वहाँ अमेरिकन एयरपोर्ट पर उसका पैंट उतरवा के चेक किया गया। पाकिस्तान का एक्स पीएम आप समझते हैं, प्रधानमंत्री 20-25 करोड़ आबादी का, पैंट उतरवा के, क्योंकि वो खास धर्म से संबंधित था। सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमें शक है कि जो नमक हराम है उसको उठाओ, इन्हें से लगाओ। अब तो बीजेपी वालों, आपको तो 350 प्लस सीट है बीजेपी की, सिर्फ एनडीए की तो 350 353 के आसपास है, और बीजेपी की 300 से ज्यादा। अब कितनी सीटें चाहिए तुम्हें राज्यसभा में? ये क्या नाम है उसका, एक क्या नाम है उड़ीसा वाला पटनायक का, और ये आंध्र प्रदेश वाले का रेड्डी का समर्थन हो इन सबको, चाहे ईडी किसी से डरा करके बिल पास कराओ, और एफबीआई के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसका ज्यूरिडिक्शन पूरा इंडिया हो। कहीं के मजिस्ट्रेट से प्रमोशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को उठाने के लिए, किसी को उठा के लेके आओ, तभी देश प्रोटेक्ट होगा। और ये जो कम्युनिस्ट जो इतिहास देखा जाए, शिवाजी महाराजा सूरजमल की इतिहास पढ़ाओ उनको, छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ाओ, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ाओ, बप्पा रावल की हिस्ट्री पढ़ाओ, गुरु गोविंद सिंह जी की हिस्ट्री पढ़ाओ कि गुरु गोविंद सिंह को किसने मारा था, किस अफगान ने मारा था। कितनों को पता है कि अफगान ने उनको घायल कर दिया था, फिर जाकर उनका देहांत हुआ। गुरु तेग बहादुर जी का साथ क्या हुआ था, पढ़ाओ इनको। एक लाइन 2 लाइन लिखने से नहीं होगा। और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो 99% कन्वर्टेड है, उनको पता होना चाहिए। उनके पूर्वज 4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले हिंदू ही हुआ करते थे। उनके अब्बा तुर्की में, अरब में और ईरान में नहीं रहते हैं, उनके अब्बा यहीं के थे। अब्बा पर अब्बा चा बाबा सब्बे सारे यहीं के थे। जब तक ये फर्जी अंसारी शेख सैयद बन के घूमेंगे ना, ये कभी हिंदुस्तान के नहीं हो सकते, ठीक है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर देखो, आजादी के बाद शुरू के 4-5 मुसलमान ही मिनिस्टर रहा है, और कहते थे कि हम लिबरल हैं। लिबरल नहीं, वो कोई इस्लामिस्ट लिबरल हो ही नहीं सकता है। अगर मुसलमान है तो लिबरल हो ही नहीं सकता है, दिखाने के लिए होता है। कलाम जैसे लोग बहुत कम होते हैं, एक्सेप्शनल है वो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में गलत चीजें लिख के पढ़ा दिया। छत्रपति शिवाजी का महाराज के बारे में कितनी गलत बातें लिखी गई है, जबकि औरंगजेब का टुट्टी तोड़ दिया था शिवाजी महाराज ने। औरंगाबाद से बाहर निकलने नहीं दिया था औरंगजेब को, और मराठाओं के शोक में औरंगजेब निकल गया दुनिया छोड़ करके। 1707 के बाद मराठा दिल्ली को कहते थे यहां मूतना है तो वहां मूतता था मुगल जाकर के। यहां पैंट खोल के खड़ा रहना 2 घंटे तो वहां खड़ा रहता था मुगल। 1707 के बाद दिल्ली मराठाओं ने चलाया, 1707 से 1761 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के अलावा कोई ऐसा मुसलमान शासक नहीं है जो आज का भारत का 60% का भी दावा कर सके। असम में अहोम शासकों ने इन औरंगजेब की फौजों की मार कर भरता बना दिया था। नेपाल कभी इनका गुलाम नहीं रहा। सारी गलत हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है। ये 700 साल शासन किए, साले मदरसा छाप छूती है, कुछ भी बोल देते हैं, आप लोग यकीन कर लेते हो कि आपकी परवरिश, आपकी अपब्रिंगिंग उस तरह की समाज में हुई है। तो पहले जो हमारे जो इतिहास लिखे गए हैं उसको सही से लिखा जाए। रीराइट द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। हमारे महाभारत में जब 2 धनुष आपस में टकराते थे तो सब देख देख के मजाक उड़ाते थे। आज इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो मिसाइल जब फिलिस्तीन से लेबनान से फायर किया जाता है इजराइल के ऊपर, तो वहां से मिसाइल जाके मिसाइल से मिसाइल टकराता है। पुष्पक विमान वहां से एरोप्लेन का राइट ब्रदर्स कॉन्सेप्ट लेकर खींचा। सिंध में जब अटैक हुआ तो हमारे ग्रंथों को अरब लेके जाया गया, अरब से फिर वो यूनान में गए, यूरोप में ट्रांसलेट हुआ, और उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके उसको मार्केट में उतारा। हमारे ग्रंथों से ही सीखा सब कुछ हमने। सर्जरी, सुश्रुत, चरक। हम अपनी इज्जत नहीं करते क्योंकि हम विद्वानों में जाति ढूंढते हैं, वीरों में जाति ढूंढते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये नेता, इन हर जाति के नेताओं का दोष है कि हमारे पास आनंद शर्मा जैसे नेता हैं, हमारे पास
हुड्डा जैसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता है, योगेंद्र यादव जैसे नेता है। तो जातियों में बट के जब तक कंजर्वेटिव माइंड के रहोगे ना, कुछ ना पढ़ सकते हो ना कुछ सीख सकते हो। इस देश को बचाना है तो जात पात को छोड़ करके, क्षेत्र भाषा को छोड़ करके लड़ो यार। आपको अंदर भी लड़ना है, आज नहीं तो 20 साल बाद से लड़ना पड़ेगा आपको। आपकी हालत और ज्यूस की हालत अलग नहीं है। इजराइल का क्या स्थिति है, अंदर भी लड़ रहा है, बाहर भी लड़ रहा है। हिंदुओं की हालत भी ज्यूस से कुछ अलग नहीं है। जातियों में मत बटो, अपने में एक होके रहो। कैसे भूल जाते हो 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार आप लोग। एक मुसलमान सब 2002 के बाद मोदी से नफरत करता है, याद कर करके। और 2002 इसलिए हुआ था कि गोधरा में हमारे हिंदू संतों को मारा गया था, उसका रिएक्शन था वो। देखो मोदी से नफरत करता है यहाँ का मुसलमान, ये यही कारण है मेन। आप 10 करोड़ को भूल जाते हो। हमको जाट सीएम चाहिए, हमको राजपूत सीएम चाहिए, हमको ब्राह्मण सीएम चाहिए, हमको दलित सीएम चाहिए, हमको ट्राइबल सीएम चाहिए। इसी में फंसे हुए हो आप लोग। आपका और ज्यूस में कोई फर्क नहीं है, हिंदू और ज्यूस के अंदर। हमारे गद्दार इस भूमि में भरे पड़े हैं, तो सूट बूट भी पहन के कोर्ट में बैठे हुए हैं। उसको आपको ढूंढो, एलिमिनेट करो उसको। इस दिल्ली पे हेमचंद्र हेमू के बाद पहला हिंदू शासक है नरेंद्र मोदी। आप मानो ना मानो, सच्चाई है। अगर ये 20 साल और रह गया ना, तभी जो रिपोर्ट आया है फॉक्स बिजनेस में 2075 तक अमेरिका जो को इंडिया पीछा कर देगा। मैं जैसा मानता हूं, मैंने जितना इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो 2075 में 2060 के पहले हम अमेरिका को पीछा कर देंगे। सही डायरेक्शन में अगर हमारा सब कुछ चला तो ठीक है। बाकी मेहनत करो यार, और आपस में लड़ना बंद करो, जाति पाति में मत बटो। आपको जो डेमोक्रेसी का राइट है वो एक्सरसाइज करो। कुछ भी करने के पहले देश समाज धर्म के बारे में सोचा करो, ठीक है। और बाकी मैं कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, यूपीपीसीएल का जो असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसीज है, उसका नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। जहाँ तो मेरी जानकारी है कि अक्टूबर के पहले नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आज जनवरी तक एग्जाम भी करा लेंगे असिस्टेंट इंजीनियर का। और उसमें आप 2 से 2.5 महीना जोड़ दो जूनियर इंजीनियर के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, जेई के लिए, ठीक है। 2.5 महीना जेई का एडवर्टाइजमेंट में जोड़ दो। तो अगर सितंबर अक्टूबर इसका है तो नवंबर दिसंबर तक जेई का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। और मार्च के पहले उसका भी पेपर करा लेंगे, यूपीपीसीएल जेई का। और यूपीपीसीएल जेई का जो सैलरी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 70,000 प्लस है। हरियाणा जेई का सैलरी 55,000 है, ठीक है। और यूपीपीसीएल एई का जो सैलरी है ना, इन हैंड आपको 85 से 88,000 रुपये मिलेगा, काट पीट करके हाथ में। सैलरी तो 1 लाख से ऊपर है, लेकिन टैक्स वक्स कटता है, समझे। तो 85 से 88,000 रुपये इन हैंड आपको मिलेगा, यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर, या आप उसको सब डिविजनल ऑफिसर कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इतना सैलरी मिलने जा रहा है आपको। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सैलरी है यूपीपीसीएल एई की। इतना सैलरी कोई स्टेट नहीं देता है, और 60 साल तक टेंशन फ्री। और आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोग को ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिले, थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में मिल करके। और आपका जो एज का जो रिटायरमेंट एज है, जैसे फ्रांस में बढ़ा दिया था रिटायरमेंट एज, इंडिया में ब्याज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद रिटायरमेंट एज हो सकता है 4-5 साल बढ़ जाए। यहाँ भी 63-65 करते, ठीक है ना। तो एक बार लग गए तो भाई परिवार की टेंशन नहीं, फैमिली की टेंशन नहीं, लाइफ की टेंशन नहीं, टेंशन इल्ला, टेंशन खत्म, ठीक है। तो यूपीपीसीएल एई का जो पोस्ट है आपको 150 से लेकर के 190 के बीच में रहेगा, और जेई का पोस्ट 230 से लेकर के 300 के बीच में रहेगा यूपीपीसीएल का। और ऑल इंडिया बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुन लो, ऑल इंडिया बच्चे 40% सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में फाइट करेंगे, चाहे उनका कैटेगरी कोई भी हो, ठीक है। और दूसरा बात, हो सकता है कि इस बार यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर में डिग्री इंजीनियर को अलाउ कर दे। अभी तक तो डिप्लोमा ही अलाउ है, लेकिन हो सकता है कि डिग्री इंजीनियर भी अलाउ कर दे।
बाकी ईश्वर का नाम लेते रहो। और जो हमारा डिग्री इंजीनियर का एक यूनियन है इंजीनियर लोगों का, वो का प्रयासरत है कि यूपीपीसीएल जेई में भी इंजीनियर को बीटेक वालों को अलाउ करे, बीटेक और बीई वालों को अलाउ करा जाए। ठीक है ना। और क्या बच गया? यूपीपीसीएल, हाँ। फिर दूसरा आरआरबी जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 10,000 के करीब पोस्ट आ रहा है। ठीक है, ये चुनावी पोस्ट है। तो मान के चलो कि इसका नोटिफिकेशन सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आ जाएगा। एकदम आपको अंदर की न्यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है कि यार 8-10 साल मुखर्जी, 7-8 साल मुखर्जी नगर में रहने में तो बहुत कुछ पता लग जाता है, बहुत कॉन्टेक्ट भी बन जाते हैं यहाँ पर। अब सारी चीज़ें तो मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कुछ जानता हूँ मैं, बहुत कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करो और पढ़ते रहो यार, कोई अल्टरनेट नहीं है, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको अगला 40 साल अच्छा करना है ना, तो इस 4 से 6 साल आपको रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। भूल जाओ सब कुछ। एक है ना कि बैंक के सारे लॉकरों में पैसे मेरे होंगे, वह है कि अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है, अगला 40 साल अच्छा करना है, तो इस 4 साल को भुलाना पड़ेगा, दुनिया को भूलना पड़ेगा। अच्छे लोगों के संगत में रहो, कम लोगों के संगत में रहो और अच्छे लोगों के संगत में रहो। 2-4 ही मित्र हो, लेकिन अच्छे हो, क्वालिटी के हो। चिलांडुओं की फौज नहीं खड़ी करनी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।